हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेपल्स पे। एंड स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन। ओके, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स होंगे, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, Who let down the foundation stone of Delhi during दिल्ली दरबार 1911? दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी? ओके, तो देखिए, दिल्ली जो आज भारत का कैपिटल है, उसकी जो आधारशिला है उसको किसने रखी थी, इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, आप सबको पता है कि 1911 के टाइम पे किसका शासन था? ब्रिटिशर्स का था, आप सबको पता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो दिल्ली दरबार है कितनी बार भारत में हुई है उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो दिल्ली दरबार है ये भारत में कुल 3 टाइम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। ओके, कब? ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया, जब ब्रिटिश कॉलोनियल का क्या था, भारत पे शासन था, उस समय ये 3 बार ऑर्गेनाइज किया गया। कब कब? 1877 में, 1903 में और 1911 में। ओके, तो देखिए सबसे पहली बार कब हुआ? 1877 में। और इस वक्त क्या था, उस समय जो थी वो महारानी जो थी ब्रिटेन की, वो कौन थी? वो थी क्वीन विक्टोरिया। ओके, क्वीन विक्टोरिया। और ये जो 1877 में जो पहला दिल्ली दरबार लगा था, है ना, फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, इसमें क्या हुआ था? इस समय जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था ये जानेंगे। तो ये हुआ था आपका कोरोनेशन पार्क दिल्ली में। कहाँ पे? कोरोनेशन पार्क दिल्ली में। डन, ये आपने जान लिया। अब देखिए, आखिर ये चीज क्यों गया था, दिल्ली दरबार लगाया क्यों गया था 1877 में? तो देखिए, मैंने आप सबको बताया था कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हमारे भारत की तरफ से विरोध किया गया था अंग्रेजों का और लड़ा गया था। ओके, और उसके बाद क्या हुआ था, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की उनके अंदर जितनी भी जो आप बोलो मोनोपोली थी भारत के लिए, वो सब किसके ट्रांसफर चली गई? वो सब क्वीन के पास चली गई थी, महारानी के पास चली गई थी। ओके, तो देखिए 1858 के बाद में क्या हुआ था, इसीलिए क्वीन विक्टोरिया को टाइटल प्रोवाइड किया गया था। और वो टाइटल क्या था? कैसरे हिंद का। और वो टाइटल कब प्रोवाइड किया गया था? 1877 में, यानी कि पहले दिल्ली दरबार में क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद का टाइटल प्रोवाइड किया गया था। और किसके द्वारा? उस समय के जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लीटन थे। कौन थे? लॉर्ड लीटन थे, इन्हीं के द्वारा। और लॉर्ड लीटन का कार्यकाल जो था वो कितने से कितना था? 1876 टू 1880। ओके, ये लॉर्ड लीटन का कार्यकाल था। और देख रहे हो कि 1877 में कैसरे हिंद क्वीन विक्टोरिया को प्रोवाइड किया गया था। कहाँ पे? कोरोनेशन पार्क दिल्ली में इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। ओके, तो ये था पहला। दूसरा जो था 1903 में, इसमें क्या हुआ था? कोरोनेशन किया था, राज्याभिषेक किसका? किंग एडवर्ड 7 एंड क्वीन एलेक्जेंड्रा का। क्वीन एलेक्जेंड्रा का। देखिए, ब्रिटेन के जो राजा थे किंग एडवर्ड 7 एंड महारानी जो थी एलेक्जेंड्रा, इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक, कोरोनेशन हुआ था। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए दूसरा दिल्ली दरबार लगा था। कब? 1903 में, 1903 में। ओके, अब हम तीसरा दिल्ली दरबार की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ओके, तो देखिए, इसमें किसका कोरोनेशन किया गया था? इसमें किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मेरी का, है ना, किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मेरी का कोरोनेशन किया गया था। और ये पहला दिल्ली दरबार था। ओके, 1911 में ये जो तीसरा दिल्ली दरबार है, ये पहला दिल्ली दरबार था जिसमें क्या हुआ था, किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मेरी क्या आए थे, अटेंड किए थे दिल्ली दरबार को। वो भारत आए थे और उन्होंने दिल्ली दरबार को क्या किया था? अटेंड भी किया था। ओके, और देखिए उसमें और इसके साथ साथ क्या हुआ था, और जो हुआ था वो जॉर्ज 5 जो थे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था दिल्ली का। ओके, यानी कि दिल्ली की उन्होंने स्थापना की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसफर हुआ था किसका? कैपिटल का। कहां से कहां? कोलकाता टू दिल्ली। देखिए, भारत का जो कैपिटल उन्होंने बनाया था पहले, किसको? कोलकाता को बनाया था। और ट्रांसफर करके क्या कर दिया उन्होंने? उसको दिल्ली कर दिया था। ओके, तो आई होप ये समझ लिया आपने। 1877 का पहला, दूसरा 1903 का, तीसरा 1911 में जॉर्ज 5 और क्वीन मेरी इनका कोरोनेशन हुआ था। और पहली बार जो दिल्ली दरबार में है वहां के राजा रानी क्या थे? भारत आए थे। ओके, और उन्होंने क्या किया था? दिल्ली की स्थापना की थी और ट्रांसफर
किसका हुआ था? कैपिटल का, राजधानी का हस्तांतरण हुआ था कोलकाता टू दिल्ली। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या किया गया था? देखिए, पार्टीशन ऑफ दिल्ली, याद होगा आपको पार्टीशन कब हुआ था? सॉरी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, नॉट दिल्ली। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ओके, इसको क्या किया गया? कैंसिल किया गया। कब? 1911 में। कब? 1911 में इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। उस समय के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे भारत में? वो थे लॉर्ड हार्डिंग टू। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग टू। और एक इंपॉर्टेंट चीज, गेटवे ऑफ इंडिया, आपको सबको पता है ये कहाँ पे है अभी? ये आपका मुंबई में है ना? ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग घूमने जाते हैं कहाँ पे? मुंबई वाले जगह पे। तो यहाँ पे जो है वाइसरॉय के, सॉरी, किंग और क्वीन के स्वागत में क्या होता है? गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण किया जाता है। कहाँ पे? मुंबई वाले जगह पे। और आगे चल के गेटवे ऑफ इंडिया, आपको पता है कि अभी तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन उस समय में आगे चल के जितने भी वाइसराय थे, ओके, जो भी बॉम्बे के गवर्नर होते थे, उन सबके स्वागत के लिए उसको सिंबलाइज किया जाता था। किसको? गेटवे ऑफ इंडिया को ही। ओके, तो आप सबने देख लिया यहाँ पे 1911 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था। और देखिए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो वहां पे मैं रेड मार्क कर देती हूँ। क्वीन विक्टोरिया का जो पहला था, इसमें कैसरी हिंद, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे? कोरोनेशन पार्क दिल्ली में। लॉर्ड लिटन उसमें क्या थे? वाइसराय थे। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद देखिए 1903 में सेकंड दिल्ली दरबार, इसमें कोरोनेशन किसका हुआ था? किंग एडवर्ड और क्वीन अलेक्जेंड्रा का। और 1911 में जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, इसमें कौन थे? किंग एंड क्वीन, किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी थी। ओके, और ये पहले थे जिन्होंने अटेंड किया था, ये पहले थे जिन्होंने अटेंड किया था भारत में। और इंपॉर्टेंट क्या था? फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिल्ली, है ना? दिल्ली की स्थापना की थी और ट्रांसफर किया था इन्होंने कोलकाता टू दिल्ली। किस चीज का ट्रांसफर? राजधानी का ट्रांसफर किया था। और क्या कैंसिल हो गया था 1911 में? पार्टीशन ऑफ बंगाल। वाइसराय कौन था उस समय? लॉर्ड हार्डिंग टू एंड गेटवे ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यही था कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो अब एकदम आपको क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जॉर्ज V, जो कि क्या थे उस समय? किंग थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज दिल्ली ऑफिशियली अनाउंस्ड एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय द एम्पेरर जॉर्ज V? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किस वर्ष दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? हमने देख लिया किसमें? 1911 में। देख लिया आपने कब? 1911 में क्या हुआ यहाँ पे कैपिटल का ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, है ना? मैंने स्टार भी कर दिया रेड से, तो आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट इन 1911 टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मेरी? भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल 1911 में जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? तो अभी हमने देख लिया कौन सा था। अभी आपने देखा यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, यही है ना? इसी को क्या किया था? इसी का निर्माण किया गया था। किसके स्मृति में? किसके कॉमेमोरेट में? तो जॉर्ज V और किंग क्वीन मेरी के। ओके, तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। और किसकी स्मृति में? तो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की यात्रा की स्मृति में इसको क्या किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट, है ना? होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए होम रूल लीग के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद उसके संस्थापक के बारे में जानेंगे। देखिए होम रूल मूवमेंट, है ना? होम रूल मूवमेंट भारत में शुरू हुआ था। देखिए होम रूल जो है वो क्या है? एक आयरिश शब्द है। ओके, आयरलैंड से आया हुआ है ये शब्द, और ये आयरिश शब्द है। और देखिए इसका मतलब क्या होता है? होम रूल। होम रूल का मतलब आप पहले समझो। होम रूल का मतलब होता है किसी देश या क्षेत्र का स्वशासन का अधिकार। ओके, देखिए किसी देश या क्षेत्र पे स्वशासन का अधिकार, यानी कि किसी भी क्षेत्र एरिया पे क्या? स्वशासन का अधिकार, यही होता है आपका होम रूल। ओके, और देखिए ये जो होम रूल है ये मैंने बताया आयरलैंड से आया हुआ है। और सबसे पहले जो होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था आयरलैंड में, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो आइजैक बट के द्वारा, है ना? इन्होंने ही स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट। कहाँ पे? आयरलैंड वाले जगह पे। कब? 19th सेंचुरी में।
19th सेंचुरी में, और आगे चल के जॉन रेडमॉन्ड जो है वो 20th सेंचुरी में इसको शुरू करते हैं, ओके, ज्वाइन करते हैं। तो ये देख लिया आयरलैंड। अब चलिए जो हमारे भारत में जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था उसके बारे में जानते हैं। तो ये किसके किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, ओके। और देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे, आप सबको पता है उनके बारे में, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। तो देखिए इन्होंने जो है वो होम रूल मूवमेंट कब स्टेब्लिश किया था, अप्रैल 1916 में। कहाँ पे, बेलगाम वाले जगह से शुरू किया था, है ना, बेलगाम वाले जगह से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, पुणे था, ओके। और इनके जो होम रूल लीग का नाम था वो था इंडियन होम रूल लीग। क्या नाम था, इंडियन होम रूल लीग। जगह देख लो आप, जगह कौन कौन सा है, जगह जो है वो है महाराष्ट्र, ओके, लेकिन किसको छोड़ करके, बॉम्बे सिटी को छोड़ करके। फिर कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, बरार, ये सब इन सारे क्षेत्रों में, कहने का मतलब है कि इन्होंने होम रूल लीग को चलाया था। इनके सेक्रेटरी कौन थे, इनके जो सेक्रेटरी थे वो थे एनसी केलकर। कौन थे, एनसी केलकर। और प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे जोसेफ बप्टिस्टा। कौन थे, जोसेफ बप्टिस्टा, ओके। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वो क्या स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ओके। यानी कि स्वराज जो है वो हमारा क्या है, बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम इसे लेकर रहेंगे। ये बहुत ही फेमस स्लोगन है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ओके। चलिए और क्या है, इन्होंने जो न्यूज़पेपर चलाया था जिसके थ्रू ये क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे होम रूल लीग का, वो क्या था, मराठा था और केसरी था। और मैंने आप सबको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि केसरी का जो लैंग्वेज था, मतलब ये किस लैंग्वेज में चलता था, तो केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में। और मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, है ना, इंग्लिश में था, ओके। तो ये बाल गंगाधर तिलक का देख लिया आपने, इनके होम रूल लीग। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का भी होम रूल लीग चल रहा था, और एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो स्थापना था वो कब हुआ था, सितंबर 1916 में। कब, सितंबर 1916 में। कहाँ पे, आरडीआर मद्रास वाले जगह पे, ओके। और इनके जो होम रूल लीग का नाम था वो था ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्या था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। और देखिए आपने देखा भी यहाँ पर कि जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था वो महाराष्ट्र और बॉम्बे सिटी को छोड़ करके कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार में। लेकिन जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था वो पूरे भारत में, है ना, इंटायर भारत में, पूरे भारत में तिलक का जो एरिया था उस एरिया को छोड़कर के संपूर्ण भारत में होम रूल लीग चल रहा था इनका, एनी बेसेंट का। इनके जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो कौन थे, वो थे जॉर्ज अरुंडेल। और प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष खुद ही कौन थी, एनी बेसेंट थी, ओके। और देखिए इनके जो न्यूज़पेपर थे वो कौन थे, एनी बेसेंट, जिसके थ्रू होम रूल लीग का प्रचार प्रसार कर रही थी, वो थी न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ओके। और देखिए न्यूज़पेपर बहुत बारी पूछ लिया जाता है, एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर, बाल गंगाधर तिलक। मैंने न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वाले में ये सारी चीजें आप सबको बताई थी। तो अगर आप सबने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके आप जरूर देखना, ओके। और किनका कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, तो किनका रहा, BW वाडिया का रहा, CP रामास्वामी अय्यर का रहा, ओके। तो ये सारे नाम आप देख लेना। चलिए और हम होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या थे, देखिए मैंने आप सबको बता दिया, ये क्या है, एक आयरिश वर्ड है, ओके। और देखिए होम रूल, आयरलैंड का जो होम रूल लीग था वो किसके द्वारा, आइजैक बट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। बहुत सारे कांग्रेस के भी मेंबर हैं, जैसे कि कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग, इनके भी मेंबर ने क्या किया था, होम रूल लीग को ज्वाइन किया था। और मैंने आप सबको बताया था कि 1916 में, बताया था मैंने आप सबको कि 1916 में क्या हुआ था, 1916 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था जिसमें अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, ये प्रेसिडेंट थे उस समय आईएनसी के। और इसी समय क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ वाली जगह पे सेशन हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। किसके किसके बीच में, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी क्या हुए थे, एक हुए थे। तो आई होप ये अपनी याद रखना, ये मैंने बताया हुआ है। तो इसी के बाद हुआ था, इसी 1916 होम रूल लीग के बाद ये सारी चीजें हुई थी। और क्या हुआ था, बहुत सारे रीजन में इसका प्रचार प्रसार में इन्होंने मदद किया था। और जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स है जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन सबके नाम आप देख लेना, एक बार इसको आप रीड कर लेना अच्छे से। चलिए तो आपने ये सब देख लिया। इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, कि बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था वो कब स्टेब्लिश हुआ था, अप्रैल 1916 में। जगह देख लिया आपने, कहाँ पे, बेलगाम, और हेडक्वार्टर इसका पुणे, ओके। इनके होम रूल लीग का नाम इंडियन होम रूल लीग था। रीजन आप देख लो, रीजन सेक्रेटरी पूछ लिया जाता है, एनसी केलकर, प्रेसिडेंट जोसेफ बत्तीस्ता। स्लोगन तो मैंने आप सबको बता दिया। न्यूज़पेपर भी आप एकदम याद रखना है इनका, मराठा और केसरी। वही एनी बेसेंट की बात करें तो यहाँ पे 1916 मद्रास में, और इनके ऑल इंडिया होम रूल लीग इनके मूवमेंट का नाम था। तो ये पूरे भारत में था। इनके सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडेल और प्रेसिडेंट ये खुद थी,
और इनके न्यूज़पेपर का नाम न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देख लिया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग एस्टेब्लिश्ड इन 1915 टू 16 वाज सर्व्ड एज अ सब्सिडियरी यूनिट ऑफ फॉलोइंग। 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित की सहायता इकाई के रूप में कार्य करती थी। किस क्या बोलते हैं उसको, किसकी जो है वो सब्सिडियरी यूनिट की तरह काम कर रही थी ये होम रूल लीग? तो देखिए आईएनसी, आप सबको पता है बाल गंगाधर तिलक भी किसके थे? आईएनसी के ही मेंबर थे। तो ये आप खुद ही आंसर कर लोगे, किसके? मुस्लिम लीग के तो वो थे नहीं। ओके, और एक्सट्रीमिस्ट थे लेकिन वो जुड़े किससे थे? आईएनसी थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो थे नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी, आप ऑप्शन देख के इसका करेक्ट आंसर कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी आईएनसी। चलिए द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट इन 1906। ऐसा कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था, है ना। देखिए इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है। तो देखिए चलिए, ये जो था उस समय झंडा का निर्माण किया गया था। मैंने आप सबको बताया था उस वक्त कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट वो कब शुरू हुआ था? वो 7 अगस्त 1906 को। किस चीज के विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। ये आप सबको पता ही है। उसका अनाउंसमेंट जुलाई में हुआ था और अक्टूबर में जो है विभाजन को क्या कर दिया गया था, इसकी घोषणा कर दी गई थी। और इसी के खिलाफ हमने 7 अगस्त को क्या किया था? स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की थी। ओके, इसमें पता है कि बाइकआउट करना था हमें सारे फॉरेन गुड्स का, सारी सरकारी चीजों का। डन स्टूडेंट। लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जो तिरंगा मतलब पहला भारतीय झंडा था वो 1906 में फहराया गया था, वो किस जगह पे? तो देखिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 7 अगस्त आपने डेट तो देख लिया, अब हम इसकी जगह की बात करते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे किया गया था? ये कलकत्ता वाले रीजन में किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता वाले रीजन में किया गया था। और कलकत्ता में कहाँ पे? ग्रीन पार्क। कहाँ पे? ग्रीन पार्क में। ओके, और देखिए ये जो झंडा आप देख रहे हो, तिरंगा झंडा उस समय का, इसके कुछ फीचर मैंने पहले भी बताए थे, अभी बता रही हूँ कि देखिए इसमें 3 कलर है, आप देख पा रहे हैं 3 कलर है। कौन कौन से कलर है? देखो आप, रेड है, येलो है एंड ग्रीन है। ओके, और क्या है इसमें? इसमें एक लोटस है, आप काउंट करके देख लो, इसमें क्या है? एक लोटस है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 8 प्रोविंस, है ना। उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ओके, और देखो आप, मून है, सन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है हिंदू एंड इसको मुस्लिम्स को। ओके, हिंदू एंड मुस्लिम्स को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो सारी चीजें आपने देख ली इसमें। और इस फ्लैग को और क्या कहा जाता है? इस फ्लैग को कलकत्ता फ्लैग्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो देख लिया आपने इसमें क्या क्या देखा? कलकत्ता फ्लैग के नाम से जाना जाता है। 3 कलर है इसमें, यही क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में हमारा कि वो कलर कौन कौन से थे? वो है रेड, येलो एंड ग्रीन। स्वदेशी मूवमेंट इसी समय शुरू किया गया था 7 अगस्त 1900 कहाँ से? कलकत्ता के ग्रीन पार्क से। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा यही है कि पहला 1906 में कहाँ पे फहराया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। कहाँ पे? कलकत्ता के ग्रीन पार्क में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेंबर ऑफ खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेमस एज नेम ऑफ। खुदाई खिदमतगार संगठन का सदस्य किस नाम से प्रसिद्ध था? तो देखिए ये जो खुदाई खिदमतगार संगठन है, इनके जो सदस्य हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? ओके, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको शुरू किन्होंने किया था। ओके, तो इसको जो शुरू है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए ये जो आप खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, ये किनके द्वारा शुरू किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। इनको और क्या कहा जाता है? इनको और बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को। ओके, और देखिए, और देखो आप, खुदाई खिदमतगार ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मूवमेंट, आप समझ लो ये क्या है? मूवमेंट है, एक आंदोलन है। और इसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना। सर्वेंट ऑफ गॉड यानी कि भगवान का नौकर। ओके, तो सर्वेंट ऑफ गॉड। ओके, और देखिए इसी खुदाई खिदमतगार को और हम क्या कहते हैं? रेड कुर्ती।
रेड कुर्ती मूवमेंट, रेड कुर्ती मूवमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये एक क्या है, नॉन वायलेंट, यानी कि इसमें कोई भी हिंसा नहीं था, है ना। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और 1929 में आगे जाकर के इसने आईएनसी को क्या कर लिया था, फॉर्मली ज्वाइन कर लिया था। ओके, ज्वाइन आईएनसी। ओके, तो देखिए सारी चीजें हमने देख ली। तो किस नाम से प्रसिद्ध था, आपने देख लिया, रेड कुर्ती। तो देखिए इसमें खान अब्दुल गफ्फार था, इनको फ्रंटियर गांधी सबसे इंपॉर्टेंट है। रेड कुर्ती मूवमेंट भी बोला जाता है। और ये 1929 में इसने क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था किसको। तो देखो शुरू किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार के, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, इसको रेड कुर्ती मूवमेंट भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रेड कुर्ती। ओके, चलिए। द फर्स्ट नेशनलिस्टिक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया इमर्ज फ्रॉम, ब्रिटिश भारत में पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन उभरा। ओके, तो देखिए ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत में पहला राष्ट्रवादी आंदोलन कहां से शुरुआत उसकी हुई थी। क्योंकि देखिए पहले शुरुआत में क्या था कि पूरे देशव्यापी आंदोलन नहीं हो रहा था, तो स्टार्ट में पहले रीजनल शुरू हुआ था। ओके, देखिए रीजनल यानी कि क्षेत्र से शुरू हुआ था। पूरे देश में वैसे एकता नहीं थी उस वक्त, तो पहले क्षेत्रीय तौर पर आंदोलन को शुरू किया गया था। अपने क्षेत्र के लिए वो लड़ना उन्होंने शुरू किया था क्रांतिकारियों ने। तो वही पूछ रहा है कि पहला क्षेत्रवादी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। तो देखिए पहला जो क्षेत्रवादी आंदोलन था वो आपका बंगाल वाले रीजन से शुरू हुआ था। कहां से, बंगाल वाले रीजन से शुरू हुआ था। और देखिए अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब 20th सेंचुरी की कब शुरुआत में क्या हुआ था कि बहुत सारे रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज स्टैब्लिश हुए हैं ना, सीक्रेट सोसाइटीज, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज। ओके, सीक्रेट सोसाइटीज, समितिज को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया था। क्यों, इस क्षेत्रीय आंदोलन को शुरुआत करने के लिए। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, ये सब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और कुछ ग्रुप्स भी थे, कुछ क्या थे, ग्रुप्स भी थे, जैसे कि अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, है ना, अनुशीलन। आप सबको पता है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद एक भद्रलोक समाज भी बनाया गया था, उसके पहले ही था। और बाद में उसका नाम बाद में जो है अनुशीलन समिति शुरू किया गया था। और क्या था, युगांतर, युगांतर था। फिर आप सबने सुना होगा सूर्य सेन, जिनको कि मास्टरदा भी बोला जाता है, उनके द्वारा क्या था, चिटगांव आर्मरी रेड, चिटगांव आर्मरी रेड। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हुई थी, ये बंगाल में ही हुई थी। ओके, और अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई थी। ओके, तो देखिए ये सारी सीक्रेट सोसाइटीज थी जो कि कहाँ पे बन रही थी, ये सारी चीजें आपकी बंगाल वाले रीजन में शुरू हो रही थी। तो हमने देख लिया कि ये कहाँ पे उभर रहा था पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन, तो वो था ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम अब। ओके, Who among the following was known as the extremist leader during the freedom movement of India? निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। तो देखिए मैंने बहुत बार आप सबको बताई है, पिछले कई लेक्चर से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे वो लीडर कौन कौन से। देखिए इसको आप ऑप्शन से ही कर ले जाओगे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, याद होना चाहिए आप सबको, मॉडरेट के थे, मॉडरेट ग्रुप के थे। गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट ग्रुप के थे। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी मॉडरेट ग्रुप के थे। तो ये तीनों तो आप जब देख लोगे कि ये मॉडरेट ग्रुप के थे, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। और मैंने आप सबको बताया था कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, तो और कुछ आप याद करो ना करो, लाल, बाल और पाल, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। बाकी और थे अरविंदो घोष वगैरह, लेकिन ये इन तीनों का नाम तो आपको एकदम याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। Three popular freedom fighter including Bipin Chandra Pal are known as Lal Bal Pal. Who were other two of them? देखिए आ गया ना यहाँ पे लाल, बाल और पाल, इनमें से एक का नाम देखो आपको दे दिया। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ रहा है कि बिपिन चंद्र पाल का नाम दे दिया है और लाल बाल पाल में से दूसरे दो कौन थे, तो मैंने आप सबको अभी बताया। आप देख लो खुद ही ऑप्शन में, क्या सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक? नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही देख लो आप, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, तो यही है ना बाल, ये हो गए लाल, ये हो गए बाल, और यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल का पाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ट्राइकलर विच वाज होस्टेड इन स्टुटगार्ट बाय मैडम कामा वाज स्मगल्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया बाय। ओके, मैडम कामा द्वारा स्टुटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में तस्करी करके लाया गया था। तो देखिए मैडम कामा जो थी, मैडम विकास जी कामा, उन्होंने क्या किया था, स्टुटगार्ट में तिरंगा झंडा फहराया था, जो कि पहला झंडा था जो कि विदेशी धरती पर अपने भारत के झंडे को लहराया गया था।
ठीक है, और उस झंडे को तस्करी करके भारत लाया गया था, ये किसने किया था? तो चलिए उस आंसर को जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा मैडम भीकाजी कामा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मैडम भीकाजी कामा जो थी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 24 सितंबर, कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1861 को हुआ था। ओके, और इनके जो हस्बैंड का नाम था, इनके जो हस्बैंड का नाम था वो क्या था? वो था रुस्तम कामा। क्या था? रुस्तम कामा। ओके, और इनके पिताजी का नाम था प्रेमजी पटेल। ओके, फादर का नेम था प्रेमजी पटेल। ओके, चलिए देख लिया आपने। तो अब देखिए इनके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लिया जाता है कि दादा भाई नारोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी कौन थी? तो वो कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। ओके, तो दादा भाई नारोजी के बारे में हमने कई बारी बात कर ली है कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, चलिए, तो अब क्या है कि इन्होंने पहली बार क्या किया था? इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, जो कि किस कलर का था? आपका ग्रीन, सैफरन एंड रेड। देखिए, इस समय तक कलर चेंज हो गया था, 1906 में जो फहराया गया था, और बहुत सारे जगह पे अलग अलग रंग के झंडे फहराए जा रहे थे उस वक्त, लेकिन ये जो झंडा था विदेशी धरती पर, वो किस कलर का था? ग्रीन, सैफरन एंड रेड, इस कलर का झंडा। अच्छा, इन्होंने झंडा कहाँ पे फहराया था? वो कौन सा जगह था? तो देखिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, है ना, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, और ये कहाँ पे था? स्टूटगार्ट, जर्मनी, और साल था 1907 का। ओके, यहीं पे उन्होंने झंडे को फहराया था। और देखिए, ये पहली व्यक्ति थी जिन्होंने क्या किया था? फॉरेन सॉइल पे भारतीय झंडे को क्या किया था? फहराया था। और इनको और क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? भारतीय क्रांतिकारी की इनको जननी भी कहा जाता है। किनको? मैडम भीकाजी कामा को। और देखिए, इंदुलाल याग्निक। कौन? इंदुलाल याग्निक। इन्होंने क्या किया था? स्मगल किया था इसी सेम फ्लैग को भारत में। ओके, और देखिए, यही जो है झंडा, इसको अभी डिस्प्ले किया गया है कहाँ पे? मराठा और केसरी लाइब्रेरी, जगह कौन सा? पुणे में। ओके, तो सारी चीजें हमने जान ली। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1871 में हुआ था। ये क्या थी? ये जो थी वो प्राइवेट सेक्रेटरी थी, किनकी? दादा भाई नारोजी की। ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने स्टूटगार्ट, जर्मनी 1907 में किस चीज में पार्टिसिपेट किया था? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में। और वहीं पे इन्होंने क्या किया था? पहली बार ये पहली महिला, पहली व्यक्ति बनी थी जिन्होंने भारतीय, सॉरी, विदेशी धरती पर क्या किया था? भारतीय झंडे को फहराया था। और इनको क्या कहा जाता है? इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और इंदुलाल याग्निक ने क्या किया था? उसी झंडे को स्मगल किया था भारत में। और मराठा और केसरी लाइब्रेरी में क्या है कि पुणे वाले जगह पे डिस्प्ले किया गया। ओके, तो चलिए, ये देख लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कहाँ पे फहराया था? सॉरी, फहरा तो दिया था वहां पे स्टूटगार्ट, जर्मनी में। और तस्करी करके कौन लाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? अब ऑप्शन नंबर ए, इंदुलाल याग्निक इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू स्मोक बॉम्ब्स एट दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हाट वर दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा पर धुआंधार बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ओके, तो देखिए, भगत सिंह के बारे में तो आप सबको पता है, इनको फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च को। तो चलिए, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे, तो आप सबको मैं डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इस चीज का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली असेंबली या फिर उसी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस है ना, ये कब हुआ था? तो ये आपका 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये इन दोनों ने जो है क्या किया था? बॉम्ब को फेंका था, है ना। कैसा बॉम्ब था वो? नॉन लीथल बॉम्ब, यानी कि वो किसी को नुकसान नहीं करने वाला, है ना, बिना नुकसान वाला बॉम्ब था। ये बिना नुकसान वाला बॉम्ब था, हानि करने वाला नहीं था। और इन्होंने कहां पे फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, और देखिए, किस चीज के खिलाफ, किस चीज का ये प्रोटेस्ट के खिलाफ जो है, मतलब किस चीज का प्रोटेस्ट करते हुए इन्होंने फेंका था? तो पहला है आपका पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों बिल के बारे में, ओके, इन दोनों बिल के बारे में क्या हो रहा था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन चल रहा था, और उसी दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आते हैं और वो बम को फेंकते हैं। ओके, और उसके साथ वो क्या करते हैं? नारा भी देते हैं। किस चीज का नारा देते हैं? इनकलाब जिंदाबाद। किस चीज का नारा देते हैं? इनकलाब जिंदाबाद का। और उस इनकलाब जिंदाबाद को देते हुए, और वो क्या बोलते हैं? उन्होंने
कुछ पर्चे बिखेरते हैं और उस पर्चे में क्या लिखा होता है कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है, ब्रिटिशर्स जो है वो बहरे हो चुके हैं, तो उनको सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने बम को यहाँ पे फेंका था। और देखिए ये जो इनकलाब जिंदाबाद है, इसको किसने लिखा है? मौलाना हसरत मोहानी, है ना। ये एक उर्दू कवि है, तो उनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद को क्वाइन किया गया था। और फेमस किसने किया? भगत सिंह ने। किसको? आज भी हम सुन रहे हैं ना इनकलाब जिंदाबाद, आपने सुना ही होगा। भगत सिंह के द्वारा इसको क्या किया गया? नारा लगाया गया था और लिखा मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन तो हमारा आपने देख लिया, प्लस में देखिए एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या क्या है। ये जो घटना है वो कब हुई थी? 8 अप्रैल 1929 को हुई थी। ओके, बाकी किसके किसके द्वारा? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। ओके, दो बिल था, कौन कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसी का प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, मतलब इसी के प्रोटेस्ट करते हुए इन दोनों ने क्या किया था? बम को फेंका था। और स्लोगन क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। हसरत मोहानी के द्वारा इसको लिखा गया था और भगत सिंह के द्वारा इसको क्या किया गया था? पॉपुलराइज किया गया था। तो कॉन्सेप्ट और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ में बता दे रही हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कितने सारे बता रही हूँ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो हमारा क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है कि किसके विरोध कर रहे, किस चीज का विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का इन दोनों ने विरोध किया था और उसी के खिलाफ बॉम्ब फेंका था। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़े नहीं थे? इसमें से हमें यही जानना है। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नहीं थे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुशीलन समिति के बारे में, थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखिए अनुशीलन समिति जो था वो कब स्टेब्लिश हुआ था? वो आपका स्टेब्लिश हुआ था 1902 में। कब हुआ था आपका? 1902 में। और किसके द्वारा हुआ था? तो ये जो थे वो प्रमथनाथ मित्र के द्वारा इसको क्या किया गया था? स्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? प्रमथनाथ मित्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। डन। अब देखिए, आप सबको पता है कि 1902 में प्रमथनाथ मित्र के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना कर दी गई, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि इस चीज की क्या कर दी जाती है? ये जब बंगाल विभाजन हो जाता है, बंगाल का क्या हो जाता है? पार्टीशन हो जाता है। कब? 1905 में। तो बंगाल टूट जाएगा, आप सबको पता है। ईस्ट प्रोविंस और वेस्ट प्रोविंस में ईस्ट वाला ढाका वाले में चला जाता है। तो आगे चल के ये जो अनुशीलन समिति है इसका भी क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी जगह पे बनता है? कलकत्ता वाले जगह पर। ओके, तो देखिए ये दो भाग में टूट जाएगा। वो कौन कौन सा भाग है? तो वो भाग है आपका जुगांतर ग्रुप और ढाका अनुशीलन समिति। कौन कौन सा है? जुगांतर ग्रुप और ढाका अनुशीलन समिति। ओके, और देखिए ये जो जुगांतर ग्रुप है इसका कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? इसकी स्थापना जो थी वो मार्च 1902 में हुई थी। ओके, और जगह कौन सा था? कलकत्ता। तो देखिए बस विभाजन हो गया था, बाकी जो अनुशीलन समिति जो कलकत्ता वाला था बस उसका नाम बदल दिया गया था जुगांतर ग्रुप। और बाकी तो आपको पता ही किसका एस्टेब्लिशमेंट कब हो गया था? 1902 में ही। अलग होकर कौन गए थे? ढाका। तो ये बाद में करते हैं, पार्टीशन के बाद। फाउंडर तो वही थे जो अनुशीलन समिति के, वही उन्हीं को हम जुगांतर ग्रुप के फाउंडर को मानेंगे, प्रमथनाथ मित्र। और इनमें इनके साथ हेड किसने किया था? तो किसने किया था? बारिंदर कुमार घोष ने। और इनके अदर और एसोसिएट्स कौन कौन थे? तो जो अदर एसोसिएट्स थे वो थे आपके अरविंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। अब चलिए और भी फिर हम थोड़ा ढाका अनुशीलन समिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो ढाका वाली अनुशीलन समिति थी, मैंने आपको बताया कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो गया था और ईस्ट वेस्ट अलग हो गई थी बंगाल वाली प्रोविंस। तो देखिए इसका जो निर्माण हुआ वो आपका हो गया अक्टूबर 1906 में। और ढाका, और इसके जो फाउंडर रहे वो थे पुलीन बिहारी दास। कौन थे? पुलीन बिहारी दास थे। बाकी प्रमथनाथ मित्र तो आपको पता ही, अनुशीलन समिति के क्या रहे? फाउंडर रहे। जगह कलकत्ता। मार्च 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी और बारिंदर कुमार घोष के द्वारा क्या हुआ था? इनके द्वारा हेड किया जा रहा था, मतलब इनको भी वन ऑफ द फाउंडर मेंबर में से माना जाता था। अब देखिए पटना में भी जो है वो अनुशीलन समिति की क्या हुई? स्थापना हुई थी। और ये किसके द्वारा आगे चल के किया गया? सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। किसके द्वारा? सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। और मिदनापुर में भी हुई थी, बहुत सारी जगह पे की जा रही थी अनुशीलन समिति की। और ये किसके द्वारा की गई थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। तो देखिए इसमें जो है पूछ वही लिया जाएगा कि अनुशीलन समिति, जैसे सदैव पूछेगा कब हुई थी स्थापना, तो 1902 में। जगह आपका कलकत्ता और फाउंडर कौन थे? प्रमथनाथ मित्र। आगे चल के पार्टीशन हो जाएगा, एक जुगांतर ग्रुप, एक ढाका अनुशीलन। तो ढाका अनुशीलन की अक्टूबर 1906 में, और जगह तो ढाका ही है, इसके फाउंडर पुलिन बिहारी दास रहेंगे। डन। चलिए
बाकी पटना वाले में कौन थे, सचिन नाथ सान्याल और ज्ञानेंद्र नाथ बसु जो थे वो मिदनापुर वाले जगह में थे। अब देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन जो थे वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए नहीं थे। तो आप ऑप्शन से ही कर लो, भूपेन्द्र नाथ दत्त, बारिंदर कुमार घोष, जतिन नाथ बैनर्जी, ये सब कौन थे, ये सब अनुशीलन समिति के मेंबर थे। तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र लहरी, ये जो थे वो अनुशीलन समिति के क्या थे, मेंबर नहीं थे। ओके, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काकोरी कांड में रहेंगे, आगे चल के हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन और आगे आएंगे उसमें हम इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बारिंदर कुमार घोष। देखिए नाम आ गया ना इनका, बंगाल में बारिंदर कुमार घोष ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो देख लो यहाँ पर बारिंदर कुमार घोष हेडेड, मैंने बोला था ना वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर कौन थे, बारिंदर कुमार घोष। तो इजिली आप आंसर कर ले जाओगे, किसके, बारिंदर कुमार घोष के द्वारा कौन से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी अनुशीलन समिति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपने। अब जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दी सिटीज फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद शॉट हिमसेल्फ आफ्टर बीइंग सराउंडेड बाय ब्रिटिश पुलिसमैन। इनमें से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने के बाद खुद को क्या कर लिया, गोली मार ली थी। तो देखिए इसमें अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आगे चल के मैं अच्छे से इसको डिस्कस करूंगी आप सबसे। चंद्रशेखर आजाद आप सबको पता है कि वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर है ना, बहुत इन्होंने क्या किया, हमारे देश के लिए लड़ा है, हमारे देश की आजादी के लिए। क्या होता है कि इलाहाबाद के, ओके, इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा क्या हो जाता है, इनको घेर लिया जाता है। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं पुलिस के हाथों नहीं मरूंगा, तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को ही शॉट हिमसेल्फ, अपने आप को इन्होंने गोली मार ली थी। क्वेश्चन सिंपल सा है कि खुद को गोली मार ली थी कहां पे, कौन सा वो जगह था, तो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, और पार्क कौन सा था, वो एल्फ्रेड पार्क। और अब जो है वो एल्फ्रेड पार्क का नाम क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर इन्हीं के नाम पर चंद्रशेखर आजाद पार्क, अब इसका नाम बदल दिया गया है। ओके, तो नेम अब चेंज हो गया है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। ओके, चलिए, और ये कहाँ पे आपको पता ही है, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाई इंडियंस इन द ईयर 1913। वेयर वॉज इट्स हेडक्वार्टर। गदर पार्टी की स्थापना भारतीयों द्वारा वर्ष 1913 में की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ था। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या जान रहे हो, यहाँ पे गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए ये जो गदर पार्टी है, इसका जो है वो फाउंडेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1913 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को युगांतर आश्रम, कहाँ पे, यूएस में। देखिए उस समय क्या हो रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय लेवल पे तो शुरू हो गया था, बंगाल में, मुंबई में, आपको ये कह लो पंजाब, बहुत सारे रीजन में क्षेत्रीय बेसिस पे शुरू हो गई थी। लेकिन बहुत सारे जो भारतीय थे वो कहाँ चले गए थे, विदेश चले गए थे। तो वहां से भी जो है वो क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। तो विदेशी धरती पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहां पे, यूएस में, सैन फ्रांसिस्को युगांतर आश्रम। फाउंडर कौन थे इसके, लाला हरदयाल थे। कौन थे, लाला हरदयाल थे। और कौन थे फाउंडर, प्रेसिडेंट थे इसके बाबा सोहन सिंह भाकना, ये भी पूछ लिया जाता है। को फाउंडर आप कह लो केसर सिंह, लाला ठाकुरदास, पंडित काशीराम, बहुत सारे नाम है और भी। ओके, इसमें से आप मेंबर्स अब देख लो कि रास बिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, है ना, बरकतुल्ला भोपाली थे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज को, है ना, जो क्रांतिकारी आइडियाज है उसको क्या करना है, हमें स्प्रेड करना है, फैलाना है, तभी तो लोग जन जन तक जानेंगे। तो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का विरोध किया जाएगा। और किस चीज के थ्रू, क्योंकि देखिए उस समय तो आज की तरह व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंटरनेट सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेट जिसके थ्रू आप देखते हो कि न्यूज पे कोई भी चीज जो है कैसे आ जाती है, तो वैसा कुछ तो था नहीं। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जो है क्रांतिकारी आंदोलन को क्या किया जाता था, अपनी बातों को लिखा जाता था और लोगों को क्या किया जाता था, यूनाइट करने की कोशिश की जाती थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये न्यूज़पेपर जो था वो बहुत बड़ा माध्यम था। और इन्होंने कौन से न्यूज़पेपर का यूज किया था, हिंदुस्तान गदर, मतलब इनका जो न्यूज़पेपर का नाम था वो क्या था, हिंदुस्तान गदर, जो कि एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। तो देखिए इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है कि कब गदर पार्टी कब बनी, 1 नवंबर 1913 को। मतलब गदर मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो पार्टी का भी नाम है, और कहाँ पे, यूएस में, सैन फ्रांसिस्को युगांतर आश्रम। फाउंडर थे इनके लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भाकना इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। बाकी ये सारी चीजें आप पढ़ लेना एक बारी, यही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर वगैरह। ओके, न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना भारतीयों द्वारा 1913 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो आपने देख लिया। ऑप्शन नंबर डी, यूएस में कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो चलिए, आज जो है वो इतना ही है हमारा क्वेश्चन, और आई होप कि बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया, तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। और भी फर्दर वीडियोस को जरूर देखना है, स्टैटिक वीडियोस को, और जो बायोलॉजी में भी सीरीज चल रही है उसको भी आप जरूर देखना। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।